Hello everyone, welcome back to my channel One Stop Solution, and today we are going to discuss one of the most frequently asked and examiners most favorite topic, that is your radio immunoassay. ये जो टॉपिक है ये एक तो बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है एंड आप लोग इसको मगअप करने की कोशिश करते हो, आप इसको रट्टाफाई करने की कोशिश करते हो, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये है बहुत इंटरेस्टिंग। इसका अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर आपको इस टॉपिक में कभी भी कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको रेडियो इम्यूनोएसे इस वे में पढ़ाएंगे कि आपको ये आपके दिमाग में फिट हो जाए एंड देन आप ये कभी भूलो ना। और अगर एग्जाम में इसके ऊपर से कोई भी क्वेश्चन आता है जो कि हर साल एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो CSIR नेट हो, चाहे वो स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ आवर एक्चुअल टॉपिक। एंड रेडियो इम्यूनोएसे की अगर हम बात करें तो रेडियो इम्यूनोएसे स्टार्ट कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब हम आगे कवर करेंगे और इसका क्या बेनिफिट है, ये आप कहां पे यूज करते हो और ये इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम इसके एक जनरल इंट्रोडक्शन से देखते हैं कि जो आपका रेडियो इम्यूनोएसे है वो एग्जैक्टली होता क्या है और इसको किस ने डेवलप किया था, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ये डेवलप किसने किया था। सो 1960 में रोजलिन येलो एंड सोलोमन बेरजोन ने इसको डेवलप किया था और डेवलप करने का रीजन ये था कि इन्हें ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इंसुलिन लेवल होता है, ह्यूमन ब्लड के अंदर जो इंसुलिन लेवल होता है उसे इन्हें क्या करना था, मेजर करना था। सो इट वॉज डेवलप्ड टू मेजर the insulin level in the blood of human body, alright। तो ये इसके पीछे का रीजन था कि इंसुलिन लेवल को हमें मेजर करना है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो इस वजह से रेडियो इम्यूनोएसे जो टेक्निक है वो डेवलप की गई थी, ऑलराइट। अब अगर आप इस वर्ड को देखोगे रेडियो इम्यूनोएसे, ऑलराइट, अगर आप इस वर्ड को देखोगे तो ये दो चीजों से मिलके बना है। एक है आपका रेडियो, नेक्स्ट इज योर इम्यूनो एसे, ऑलराइट। तो ये दो चीजों से मिलके बना है रेडियो इम्यूनोएसे, ठीक है। एसे इज समथिंग दैट वी मेजर, ठीक है। यहां पे हमें क्या करना है, मेजरमेंट करनी होती है, ठीक है। वी आर मेजरिंग एंड वी आर मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ सम रेडिएशन सोर्स, ठीक है। वी आर मेजरिंग एनीथिंग, कोई भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, कोई एंजाइम हो, कोई भी चीज हो, ठीक है। हम उसको रेडिएशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसके कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। सो बेसिकली रेडिएशन का यूज करके हम क्या मेजर करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। हम क्या मेजर करते हैं बच्चों, हम मेजर करते हैं कॉन्सेंट्रेशन। किस चीज का कॉन्सेंट्रेशन हम यहां पे मेजर करते हैं, तो वी मेजर, यू कैन मेजर बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। You can measure your bacterial concentration. बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ आप इसमें मेजर कर सकते हो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, और फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक डिसीज से इन्फेक्टेड हो, ठीक है। अगर आपको ये मेजर करना है कि आपके ब्लड के अंदर वेदर वो बैक्टीरिया जिससे आप इन्फेक्टेड हो वो फॉर एग्जांपल आप HIV हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी और ऐसा बैक्टीरिया हो गया, साल्मोनेला हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, अगर आपको इनका मेजरमेंट करना है कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन ह्यूमन ब्लड के अंदर कितनी है, ठीक है, तो उस चीज का आप वो जो मेजरमेंट है, वो बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन का मेजरमेंट है, वो आप इस टेक्निक के थ्रू बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ऑलराइट। तो आपको ये चीजें समझ में आई कि रेडियो इम्यूनोएसे में हम रेडिएशन का यूज करते हैं। अब रेडिएशन का यूज हम किस तरीके से करते हैं, क्यों करते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, वो हम अपकमिंग स्लाइड्स में चलिए देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें देखने से पहले आपको बेसिक्स आपके बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको फिर एक ट्रेडिशनल वे की तरह पढ़ा कि ठीक है हमने एंटीजन डाला, हमने एंटीबॉडी डाली, हमने एक रेडिएशन सोर्स डाल दिया और फिर वो रिएक्ट कर गए एंड देन हमने उसका मेजरमेंट कर लिया, अगर आप इस तरीके से मगअप करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी ये चीज, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। अगर आपने आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया प्रॉपर तरीके से, तब आपको इसको
समझने में जो मतलब डिफ़िकल्टीज होती है वो नहीं होंगी, ठीक है। तो इसमें कुछ जो सोर्सेज इन्वॉल्व हैं, मतलब हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, पहले हम वो देखते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और वो किस तरीके से इस टेक्निक में क्या करते हैं, अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो हम चीज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं दैट इज़ योर एंटीजन, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं इट इज़ एंटीजन। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए एंटीजन क्या होता है, तो आप एक सिंपल वर्ड्स में कहोगे कि सर एंटीजन वो होते हैं जो एक इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर सके या फिर क्या कर सके, उसे ट्रिगर कर सके, ठीक है। उस चीज़ को हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं, दैट इज़ योर एंटीजन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीजन इज एनी सब्सटेंस दैट कैन स्टिम्युलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर सकता है, स्टिम्युलेट कर सकता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये आपके इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकता है या फिर ये आपके इम्यून रिस्पॉन्स को, अगर आप इन सिंपल वर्ड्स कहो तो एक्टिवेट कर देता है। अब एक्टिवेट क्यों करता है, टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। अब ये फॉरेन पार्टिकल आपका क्या है, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ वायरस, फंगस, एनीथिंग, ठीक है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपके वो इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं है, आपके ह्यूमन बॉडी का पार्ट नहीं है। और फिर अगर कोई एक ऐसा फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो क्या करती हैं, आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ट्रिगर होता है और फिर वो उसके अगेंस्ट अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है। वो प्रोसेस क्या है, आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें पता होंगी, नहीं भी पता होंगी तो डाउट आपका आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो एंटीजन इज एनी सब्सटेंस दैट कैन स्टिम्युलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स एंड स्पेसिफिकली बाइंड टू दी एंटीबॉडी, ठीक है। ये क्या करता है, एंटीबॉडी को बाइंड करता है। जो आपका एंटीजन है वो एंटीजन और जो आपकी एंटीबॉडी है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए एंटीजन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यूजुअली एंटीजन्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं या फिर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो ये, और ये एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है आपके इस टेक्निक में, दैट जो आपके एंटीजन्स होते हैं, ठीक है, वो एंटीजन्स क्या है, दे आर स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उनकी एक अलग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होती है। हर एंटीजन जो आपका है वो हर एक एंटीजन्स के अलग अलग स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और यही जो स्पेसिफिसिटी है ये एंटीजन्स को एंटीबॉडी से बाइंड कराने में हेल्प करती है, ठीक है। जो आपके एंटीबॉडीज होते हैं वो एंटीबॉडीज एक स्पेसिफिक एंटीजन को ही बाइंड कर सकते हैं, ऑलराइट। चलिए देखो, अब ये जो एंटीजन्स होते हैं ये ध्यान से देखना बच्चों, इट कंटेन्स एपिटोप्स। जो आपके एंटीजन्स होते हैं इनके पास क्या होता है, इनके पास एक एपिटोप होता है। सिर्फ एक एपिटोप नहीं होता है, कई सारे एपिटोप्स हो सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर एपिटोप क्या होता है, सो चलिए फटाफट इसको समझते हैं कि व्हाट इज एपिटोप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक क्या है, एंटीजन है, दिस इज माई एंटीजन। अब ये जो एंटीजन है इस एंटीजन के ऊपर कुछ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स होते हैं, ठीक है। कुछ क्या होते हैं बच्चों, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, एपिटोप्स कहते हैं। दीज आर योर एपिटोप्स, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे ही हम एपिटोप्स कहते हैं। एपिटोप्स को अगर मैं एक सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं तो एपिटोप एक एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट होता है। इसी साइट के ऊपर आपका एंटीबॉडी आके क्या होता है, अटैक करता है या फिर एंटीबॉडी यहाँ पे बाइंड होता है। एंटीबॉडी जो आपका है वो इन रीजन के अंदर जहाँ पे एपिटोप्स प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट एब्सेंट है, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। सो दीज आर योर नॉन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स। ये आपके क्या होते हैं बच्चों, दीज आर योर नॉन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स। यहां पे आपका एंटीबॉडी कभी भी आके बाइंड नहीं करेगा। जो आपकी एंटीबॉडीज हैं वो आपकी एंटीबॉडीज हमेशा स्पेसिफिकली यहां आके बाइंड करेंगी। फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपकी जो एंटीबॉडीज हैं, दीज आर माई एंटीबॉडीज, ठीक है। ये मेरी क्या है बच्चों,
ये मेरी क्या है, एंटीबॉडीज़ हैं, वाई शेप्ड की होती है एंटीबॉडीज़। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम अपकमिंग स्लाइड्स में देखने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका जो एक एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी आपके, दीज आर योर एंटीबॉडी। अब ये जो एंटीबॉडी है यही आपके एंटीजन के साइट्स के ऊपर, एंटीजन के एपिटोप्स के ऊपर क्या होती है, बाइंड होती है आके, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी कि व्हाट आर एंटीजेंस क्या होते हैं, ठीक है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स क्या होते हैं, इसे हम एपिटोप्स भी कहते हैं, ठीक है। और किस तरीके से ये जो एंटीजन है वो एक इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है, ट्रिगर करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव योर एंटीबॉडीज। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं ये क्या होती हैं, तो एंटीबॉडी जिसे हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं, ठीक है, एंटीबॉडी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, एंटीबॉडी को ही हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो आपका इम्यून सेल्स, ठीक है, आपके इम्यून सेल्स क्या करते हैं बच्चों, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो एन एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सेल्स। इसे कौन प्रोड्यूस करता है, तो इसे प्रोड्यूस करते हैं आपके इम्यून सेल्स, ठीक है, आपके इम्यून सेल्स इस एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो एंटीबॉडी आपकी प्रोड्यूस होती है ये एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैरी करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहां पे स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्टफाइलोकोकस है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टफाइलोकोकस है या फिर क्लेब्शियला है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टफाइलोकोकस हो गया, क्लेब्शियला हो गया। तो ये जो है इनके पास एक स्पेसिफिक एपिटोप्स होंगे, इनके पास एक स्पेसिफिक एपिटोप्स होंगे। तो इन ऑर्गेनिजम्स को केटर करने के लिए इनके अगेंस्ट में इन्हीं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स, ठीक है, जैसे आपके एपिटोप्स होंगे एंटीजन के ऊपर, सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आपके एंटीबॉडीज आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है, स्पेसिफिकली बाइंड टू एन एंटीजन। ये क्या होते हैं, ये हर एक एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रेप्टोकोकस का एंटीबॉडी स्टफाइलोकोकस को बाइंड नहीं करेगा, आपका स्टफाइलोकोकस का क्लेब्शियला को बाइंड नहीं करेगा, बिकॉज जो आपके एंटीजन्स होते हैं उनके ऊपर वो एपिटोप्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिसिटी ध्यान में रखने की, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स भी स्पेसिफिक होते हैं और उनके अगेंस्ट जो आपकी एंटीबॉडी जनरेट होती है वो भी क्या होती है, स्पेसिफिक ही होती है। चलिए फटाफट स्ट्रक्चर देख लेते हैं एंटीबॉडी का। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज हैव वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। इनकी एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होती है बिकॉज इनके पास दो आर्म्स होते हैं, ठीक है, और वो वाई शेप्ड फॉर्म करते हैं। इनके पास दो हैवी चेन्स होते हैं, दो लाइट चेन्स होते हैं। इनके पास दो अलग अलग रीजन्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका वेरिएबल रीजन एंड योर कांस्टेंट रीजन, ठीक है। और ये लास्ट वाली लाइन बड़ी ध्यान में रखना, दैट योर एंटीबॉडी शोज हाई स्पेसिफिसिटी। आपकी जो एंटीबॉडी होती है ये एक हाई स्पेसिफिसिटी शो करती है, दैट मीन्स ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन को ही बाइंड करेगी। देखो कुछ इस तरीके से आपके एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है। अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं तो ये आपके एंटीबॉडीज में इस तरीके से वाई शेप्ड की ये आपकी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। यहां पे आपके पास दो चेन्स होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हमने अभी पहले पढ़ा दैट इट इज अ वाई शेप्ड। जो आपकी एंटीबॉडी होती है वो कैसी होती है बच्चों, वाई शेप्ड होती है, ठीक है। वाई शेप्ड के पास इसके पास दो रीजन्स होते हैं। दो रीजन्स के ये जो रीजन्स है आपके वो होते हैं आपके ये वाले और ये वाले, ठीक है। एंड देन यू हैव दिस रीजन, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। इसके पास दो चेन्स होते हैं, फर्स्ट इज दिस चेन, सो दिस, अब देखो ये छोटा सा चेन है, थोड़ा हल्का है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लाइट चेन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं लाइट चेन, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। इट हैज टू हैवी चेन्स एंड इट हैज टू लाइट चेन्स, वही चीज यहाँ पे हम ड्रॉ करके देख रहे हैं। देखो ये आपके क्या हो गया, लाइट चेन, ये भी आपका क्या है बच्चों, इट इज योर लाइट चेन। एंड ये जो आपका बड़ा वाला रीजन है ना, दिस पोर्शन, ये यहां से लेके यहां तक, दिस इज योर हैवी चेन,
ठीक है, ये आपका कौन सा चेन है, दिस इज योर हैवी चेन, दिस इज योर हैवी चेन, ये आपके हैवी एंड लाइट चेन। सो इस तरीके से आपकी क्या होती है, एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी होती है जिसमें आपके पास ये रीजन देख रहे हो आप, ये वाले, ठीक है, इस वाले रीजन को हम कहते हैं, जो ये आपका यहां तक वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसे हम कहते हैं वेरिएबल रीजन। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वेरिएबल रीजन कहते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो योर वेरिएबल रीजन। अब ये वेरिएबल रीजन होते हैं और ये वाले जो रीजन्स होते हैं आपके, दिस पार्ट, सो दिस इज योर कांस्टेंट रीजन, ठीक है, ये आपका कौन सा रीजन होता है, सो दिस इज योर कांस्टेंट रीजन। अब इसे हम वेरिएबल रीजन कहते क्यों है, ठीक है, सो जो ये आपका वेरिएबल रीजन है दिस, ठीक है, जो आपके वेरिएबल रीजन्स होते हैं, ये वेरिएबल रीजन्स अपने एपिटोप्स के हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी जो है यहाँ का पोर्शन वो नहीं चेंज कर सकता, बट ये वाले जो आर्म्स होते हैं इनके, ये वाले ये चेंज होते हैं, ठीक है, चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्लेब्शियला वाला बैक्टीरिया है तो इसके एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स जो क्लेब्शियला पे होंगे उसके हिसाब से ये एंटीबॉडी अपने आप को क्या कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है, ठीक है। वेरिएबल रीजन इस तरीके से आपके मॉडिफाई होते हैं और यहीं पे आके आपका क्या होता है बच्चों, यहीं पे आके आपका जो एंटीजन है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ये आपका क्या था, एंटीजन था और ये आपके क्या थे, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट, यानी आपका एपिटोप, ठीक है, ये आपका क्या था, एपिटोप था। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आके बाइंड हो सकता है। ऐसे इसके पास दो चेन्स होते हैं तो यहाँ पे अगर एक ने बाइंड किया तो यहाँ पे भी एक क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज रेडियो आइसोटोप। अभी तक हमने देखा कि आपका रेडियो इम्यूनो एसे जो है वो कराने में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले हमने देखा एंटीजन, उसके बाद हमने देखा एंटीबॉडी। अब रेडियो नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम रेडिएशन सोर्स यूज करना है। उन सोर्सेस के लिए हम यूज करेंगे रेडियो आइसोटोप। उन सोर्सेस के लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों, उन सोर्सेस के लिए हम यूज करेंगे रेडियो आइसोटोप्स। यानी रेडियो इम्यूनो एसे एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम एक किसी भी सब्सटेंस के आइसोटोप्स को यूज करते हैं जो कि रेडिएशन एमिट करते हैं, ठीक है। और इसी रेडिएशन एमिटेंस को हम क्या करते हैं बच्चों, मेजर आउट करते हैं, ठीक है। और ये जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं ना, ये हम एक मॉलिक्यूल्स के ऊपर लेबल करते हैं। कैसे करते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आगे देखते हैं, ठीक है। RIA यूजेस रेडियो आइसोटोप्स टू लेबल द मॉलिक्यूल्स। अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप या फिर अ रेडियो आइसोटोप इज एन अनस्टेबल एटम दैट एमिट्स रेडिएशन ड्यूरिंग द डीके। आपको पता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप के अपने मॉलिक्यूल से वो क्या करते हैं, हमेशा रेडिएशन को एमिट करते रहते हैं, ठीक है। उनके उन मॉलिक्यूल से हमेशा रेडिएशन एमिट होते रहती है जब तक वो डीके प्रोसेस में होते हैं, उनका हाफ लाइफ जब तक होता है, ठीक है। यानी कितने टाइम के अंदर आपका वो जो मॉलिक्यूल है वो हाफ रिड्यूस हो जाएगा रेडिएशन एमिट करते करते, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो ये समझ में आया कि रेडियो आइसोटोप क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रेडियो लेबल एंटीजन, अब कंफ्यूज नहीं होना, यहीं से आपका ट्रिक जो है वो स्टार्ट होता है। हमने देखा था एंटीजन, हमने देखा एंटीबॉडी, उसके बाद हमने देखा रेडियो आइसोटोप। यहाँ पे ये चीज देखो, ट्रेसर, यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेसर। अब ये नाम से ही पता चल रहा है, ट्रेसर यानी जो किसी चीज को ट्रेस करे। ट्रेस किसको करेगा ये, तो ये ट्रेस करेगा आपके अननोन एंटीजन या फिर अननोन मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन को, जिसका आपको मेजरमेंट करना है, जिसे जो कि आपका कहलाता है एनालाइट। जिस चीज को आप मेजर कर रहे हो उसका ये ट्रेसर है, ठीक है। अब ये ट्रेसर होता क्या है, तो ट्रेसर आपका एंटीजन होता है। जरूरी नहीं है कि ट्रेसर एंटीजन ही हो,
ठीक है, एंटीबॉडी भी हो सकती है। ये हम कवर करेंगे अपकमिंग वीडियोस में, जब मैं आपको इसी का एक एडवांस वर्जन पढ़ाऊंगा, ठीक है, वहां पे हम इस चीज को क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपके एंटीजेंस होते हैं, यहाँ पे रेडियो इम्यूनो ऐसे में हमने एंटीजेंस को इस केस में क्या किया है, लेबल आउट किया है, ठीक है। सो रेडियो लेबल एंटीजन जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रेसर कहते हैं, ठीक है। अ रेडियो लेबल्ड एंटीजन इज द सेम मॉलिक्यूल एज द एनालाइट बट टैग्ड विथ रेडियोएक्टिव आइसोटोप। ये सेम मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल आपको क्लेब्सियला डिटरमाइन करना है, तो क्लेब्सियला डिटरमाइन करने के लिए आपको क्लेब्सियला की जरूरत पड़ेगी, जिसको आप क्या करोगे, रेडियो आइसोटोप से लेबल कर दोगे, उसके ऊपर रेडिएशन सोर्स अटैच कर दोगे, ठीक है। तो आपका जो सैंपल है जिसको आपको मेजर करना है, उसमें तो क्लेब्सियला प्रेजेंट है, आपने एक नोन अमाउंट ऑफ क्लेब्सियला लिया जिसको आपने रेडियो आइसोटोप से क्या कर रखा है, लेबल कर रखा है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ट्रेसर। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देख लो, एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है, दिस इज योर एंटी न्यूट्रिएंट। ये आपका क्या है, ये आपका एक एफ्लाटॉक्सिन इज योर एंटी न्यूट्रिएंट। तो जो आपके एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं ये हमने लेबल करके रखा आयोडीन 125 से। तो ये आपका एफ्लाटॉक्सिन यहाँ पे क्या कहलाएगा, अब ट्रेसर कहलाएगा। हालांकि हमें इसी एफ्लाटॉक्सिन का मेजरमेंट भी करना है, हमें इसी एफ्लाटॉक्सिन का क्या करना है बच्चों, मेजरमेंट भी करना है। लेकिन ये जो मेजरमेंट होगा, ये मेजरमेंट हम अननोन का करेंगे। किसका करेंगे, अननोन का। दैट इज योर सैंपल। ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों, ये आपका सैंपल कहलाएगा। बट इस केस में हम एक नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफ्लाटॉक्सिन यूज करेंगे, जिसको हम लेबल करेंगे आपके आयोडीन 125 से। दिस लेबल्ड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ट्रेसर। इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रेसर कहते हैं। ट्रेसर कंपीट्स, देखो यहीं पे आपका फंडा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये जो आपका ट्रेसर होता है, द ट्रेसर कंपीट्स विद द अनलेबल्ड एंटीजन। ये जो आपका अनलेबल्ड एंटीजन है, यही आपका अननोन सैंपल है, ठीक है। यही आपका क्या है बच्चों, अननोन सैंपल है। तो ये जो आपके ट्रेसर होते हैं ये कंपीट करते हैं, ठीक है, एक अनलेबल एंटीजन से जो कि आपके सैंपल में प्रेजेंट हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब यही चीज आपकी आगे वीडियो में क्या होगी बच्चों, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो जब हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, अब यहां से आपके ना दिमाग खुलना स्टार्ट होगा कि अच्छा हाँ, इस तरीके से हम रेडियो इम्यूनोएसे क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अभी तक जो चीज़ हमने देखी थी वो थी कि हम रेडियो इम्यूनोएसे में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये रेडियो इम्यूनोएसे जो है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और ये स्टेप्स के कौन कौन से इसमें फॉलो होते हैं। देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियो इम्यूनोएसे। देखो, RIA इज बेस्ड ऑन कंपेटिटिव बाइंडिंग बिटवीन लेबल्ड एंटीजन एंड अनलेबल्ड एंटीजन फॉर लिमिटेड एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स। बहुत एकदम साइंटिफिक टर्म हो गया कि क्या है, कैसे है, कुछ समझ में नहीं आया। आई विल सिंप्लीफाई इट फॉर यू। देखो, आपके पास क्या है, एक सैंपल है, उस सैंपल के अंदर आपको एफ्लाटॉक्सिन मेजर आउट करना है, या फिर हम इस केस में कोई एक बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रेप्टोकोकस या स्टफाइलोकोकस का मेजरमेंट करना है एक ह्यूमन ब्लड के अंदर। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे आप सेम स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस के जो एंटीजेंस हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स हैं, उनको, उन एंटीजेंस को आपने क्या कर दिया, आयोडीन 125 के साथ लेबल करा दिया। और जो आपका ओरिजिनल सैंपल है, आपका जो ब्लड है, वहाँ पे जो आपके एंटीजेंस है वो अनलेबल्ड हैं, ठीक है। वो दोनों एंटीजेंस को आपने एक साथ लाया और आपने उसको एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ क्या कराया, यहाँ पे रिएक्ट कराया। आपको पता है जब एक एंटीजन और एंटीबॉडी साथ में आते हैं तो वो क्या करते हैं, एंटीजेनिक एपिटोप्स जो होते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स जो होते हैं, वहाँ पे आपके एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, बाइंड कर जाते हैं और वहाँ पे आपको एक रिएक्शन देखने को मिलता है जिसे हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि जब आप एक अनलेबल्ड एंटीजन जो कि आपका सैंपल है ऑब्वियसली, और जो आपका लेबल्ड एंटीजन है जिसको आपने रेडियो आइसोटोप से लेबल करके रखा है, जब आप उनको एक स्पेसिफिक
लिमिटेड अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करवाते हो, तब वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं आपके एंटीबॉडी को बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यही चीज यहां पे लिखी गई है। देखो, RIA इज बेस्ड ऑन कंपेटिटिव बाइंडिंग बिटवीन लेबल्ड एंटीजन एंड अनलेबल्ड एंटीजन फॉर लिमिटेड अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी, या फिर एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट। एंटीबॉडी तो लिमिटेड है, एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता करना है, तो वो तो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो लेबल्ड एंटीजन है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, हमने एक फिक्स्ड अमाउंट में उसका यूज किया है। तो इस वे से हमें क्या पता चलता है कि आपके ब्लड के अंदर कि कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस या फिर एफ्लाटॉक्सिन प्रेजेंट है। देखिए किस तरीके से स्टेप वाइज प्रिंसिपल को समझते हैं ताकि आपको समझ में आए। अ नोन अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी इज एडेड। आपने एक नोन अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी लिया, उसको आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर आप इस चीज को परफॉर्म कर रहे हो, वहां पे आपने क्या किया, ऐड कर दिया। अ नोन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एंटीजन इज एडेड। आपने एक नोन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एंटीजन भी ऐड कर दिया। नाउ आपका जो सैंपल है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता नहीं है, तो सैंपल कंटेनिंग अननोन एंटीजन इज एडेड। आपने तीनों चीज़ों को ऐड कर दी कुछ इस तरीके से। देखो, या आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म कर रहे हो, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या डाला, सबसे पहले तो एंटीबॉडीज़ डाल दी। ये आपकी क्या है, एंटीबॉडीज़ है, इनको आपने डाल दी। उसके बाद आपने क्या किया है, कुछ एंटीजन्स को भी क्या किया है, यहाँ पे आपने ऐड कर दिया है। और आपने कुछ ऐसे एंटीजन्स भी ऐड किए हैं। ठीक है, आपने कुछ ऐसे एंटीजन्स भी ऐड किए हैं जिनको आपने क्या किया है, लेबल्ड करके रखा है किसी एक रेडियो आइसोटोप के साथ। ठीक है, रेडियो आइसोटोप के साथ आपने इनको क्या कर रखा है बच्चों, लेबल कर रखा है। सो दीज आर योर एंटीबॉडीज। ये आपकी क्या है, एंटीबॉडीज हैं, और ये आपके क्या हैं, सैंपल। ठीक है, दैट इज अनलेबल्ड। और ये आपके क्या हैं, लेबल्ड एंटीजन। अब ये जो एंटीबॉडी है, इनकी अमाउंट क्या है, इनका अमाउंट फिक्स्ड है। ठीक है, इनकी अमाउंट क्या है बच्चों, फिक्स्ड है। अब ये दोनों लेबल्ड एंटीजन और अनलेबल्ड एंटीजन, ये आपके क्या अनलेबल्ड है, ये दोनों ही एक फिक्स्ड अमाउंट के एंटीबॉडी को बाइंड करने के लिए कंपीट करते हैं, और इसी कंपटीशन को हम मेजर करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडिएशन। ठीक है, चलिए देखो, अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। आपने एक सैंपल लिया है, आपने एक लेबल्ड एंटीजन लिया है, आपने एंटीबॉडी लिया, तीनों को आपने मिक्स कर दिया। अब क्या हो सकता है, तो लेबल्ड एंटीजन एंड अनलेबल्ड एंटीजन कंपीट करेंगे एंटीबॉडी के लिए। अभी हमने देखा आपकी इसमें दो पॉसिबिलिटीज निकल के आ सकती हैं। वो दो पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो आपका केस 1 देखो क्या हो सकता है कि आपके सैंपल के अंदर, ठीक है, एंटीजन जो आपके हैं बहुत लो हैं। व्हेन आई मीन सैंपल, तो ये वो सैंपल है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता करनी है। ठीक है, अननोन, ट्रेसर नहीं है ये आपका क्या है, अननोन है, टू बी मेजर्ड, जिसे आपको क्या करना है, मेजर्ड करना है। ठीक है, सो ये आपका क्या है, अननोन है जिसकी मेजरमेंट आपको करनी है। तो ये हो सकता है कि आपका जो सैंपल था, उस सैंपल के अंदर आपके एंटीजेंस बहुत कम थे, या फिर एक ऐसा केस भी हो सकता है कि जिसमें आपका जो सैंपल है, ठीक है, अननोन, दिस इज ऑल्सो योर अननोन सैंपल। ठीक है, अननोन, ये भी आपका क्या है, टू बी मेजर्ड। ये भी आपका क्या बच्चों, टू बी मेजर्ड। तो दो चीजें निकल के आ रही हैं, या तो एंटीजन आपका क्या हो, सैंपल के अंदर बहुत कम हो, या फिर सैंपल के अंदर एंटीजन आपका बहुत ज़्यादा हो। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब ये जो दोनों आपका पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इसमें कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, ये देखो। फर्स्ट केस हम लेते हैं, ठीक है, योर फर्स्ट केस जहां पे आपके एंटीजन्स क्या हैं, लो हैं। ठीक है, यहां पे आपका क्या है बच्चों, एंटीजन एकदम लो है। तो इस केस में अब मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेट्री प्लेट है, ठीक है, यहां पे मेरे पास एंटीबॉडीज है, इस तरीके से मेरे पास यहां पे क्या है बच्चों, एंटीबॉडी है। अब इस एंटीबॉडी पे यहां पे मेरे पास क्या है, एक एंटीजन है जो बाइंड कर गया है।
यहाँ भी एंटीजन बाइंड किया, यहाँ भी एंटीजन, हर जगह यहाँ पे एंटीजन्स क्या कर चुके हैं, अब बाइंड कर चुके हैं। तो जब एंटीजन्स बाइंड किए हैं, लेकिन अब ट्विस्ट यहाँ देखना, ये जो आपका एंटीजन है ये लेबल्ड वाले सारे के सारे यहाँ पे बाइंड कर गए हैं। लेबल्ड वाले देखो कहीं कहीं पे यहाँ पे लेबल्ड एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, आपकी ज़्यादा है, और जो अनलेबल्ड वाले हैं यानी आपके जो सैंपल वाले हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, ये एक केस निकल के आ रहा है। या फिर आपका जो दूसरा केस है वो इस तरीके से है कि यहाँ पे आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी डाली थी आपने, ये मेरी एंटीबॉडीज हो गई, ये मेरी एंटीबॉडी, ये सारी मेरी एंटीबॉडीज। यहाँ पे भी आपके एंटीजन्स हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो आपके अनलेबल्ड एंटीजन्स है यानी आपके जो सैंपल एंटीजन्स हैं वो ज़्यादा बाइंड कर गए हैं यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ पे क्या हुए हैं, ज़्यादा बाइंड किए क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। सर सारी चीज़ें समझ में आ रही है, यहाँ पे मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो मेजरमेंट करने का तरीका ये है कि जब आपका सैंपल एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो इस केस में जो आपकी रेडियो एक्टिविटी होगी, रेडियो एक्टिविटी वो क्या होगी बच्चों, इट विल बी हाई। रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी को बाइंड किसने किया है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाले जो एंटीजेंस है वो बाइंड कर गए हैं। तब यहाँ पे जब ज़्यादा रेडियो एक्टिव वाले सब्सटेंस बाइंड किए हैं तो रेडियो एक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस केस में आपका रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इस केस में जो आपकी रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी वो यहाँ पे क्या होगी, लेस होगी। सर समझ में आ रहा है, लेकिन कोई सेंस नहीं बना रहा है ये, मतलब रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा है कम है, इससे कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेजर हुआ? तो इस तरीके से मेजर हुआ। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है दैट कॉन्सेंट्रेशन, एक सेकेंड, ठीक है, दैट concentration is inversely proportional, concentration is inversely proportional to radioactivity. Your concentration is inversely proportional to the radioactivity, यानी अगर आपका सैंपल जो है उसमें एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो आपको ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो आप कह सकते हो ओके इस सैंपल की रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब इस सैंपल के अंदर जो मेरे एंटीजन्स है वो काफ़ी कम है, एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम है। ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। या फिर अगर रेडियो एक्टिविटी आपकी कम दिखी तो उस केस में क्या होगा, आप ये कंक्लूजन निकालोगे कि ओके रेडियो एक्टिविटी कम है यानी जो अनलेबल्ड एंटीजन्स हैं वो ज़्यादा बाइंड किए हैं। तो जब अनलेबल एंटीजन ज़्यादा बाइंड करेंगे तो बच्चों उस केस में क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ रेडियो इम्यूनो ऐसे में हम क्या करते हैं, मेजर आउट करते हैं कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन था अगर ज़्यादा है तो रेडियो एक्टिविटी कम देखने को मिलेगी, और अगर रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा है तो सैंपल एंटीजन के कॉन्सेंट्रेशन कम होंगे। क्यों? क्योंकि लेबल्ड वाले एंटीजन ज़्यादा बाइंड किए हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर एंटीबॉडी तो फिक्स्ड अमाउंट में है, तो अगर सबसे पहले लेबल्ड वाले ने बाइंड कर लिया तो अनलेबल्ड वाले को तो मौका ही नहीं मिलेगा बाइंड करने के लिए। क्वेश्चन तो वैलिड है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये होता है कि अफिनिटी अनलेबल्ड एंटीजन्स की बाइंड करने की जो अफिनिटी है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लेबल वाले, यानी लेबल्ड जो एंटीजन्स हैं उनकी वो लेबल्ड एंटीजन्स को आपका अनलेबल्ड एंटीबॉडी रिप्लेस कर सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जो अनलेबल्ड वाले हैं वो आपके लेबल्ड वाले एंटीजन्स को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे ही एंटीबॉडी पे अगर लेबल्ड वाले ने बाइंड कर लिया तो अनलेबल्ड वाला जब उससे compete करेगा तो वो इसको रिमूव ही करेगा और खुद उस जगह पे चला जाएगा। तो इससे रेडियो एक्टिविटी कम हो जाएगी
और फिर आप ये कंक्लूजन निकालोगे कि ओके रेडियो एक्टिविटी कम है तो कॉन्सेंट्रेशन सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सैंपल एंटीजेंस के कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सारी की सारी चीज़ें क्या है, क्लियर है। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ रेडियो इम्यूनोएसे। अगर आपको पहले चीज़ें समझ में आ गई है ना तो ये टाइप आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आप इसको एकदम फटाफट से समझ लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं। अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो गया तो आप इस चीज़ को कभी भी रटोगे नहीं। चलिए देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेडियो इम्यूनोएसे। सो बेसिकली आपके दो टाइप के रेडियो इम्यूनोएसे होते हैं, जिसको हम कहते हैं कंपेटिटिव एंड नॉन कंपेटिटिव। पहला आपका क्या है, कंपेटिटिव रेडियो इम्यूनो एसे, ठीक है। आपका ये क्या है, कंपेटिटिव रेडियो इम्यूनो एसे है। कंपेटिटिव एंड नॉन कंपेटिटिव, नाम से ही पता चल रहा है। कंपेटिटिव में क्या होगा, आपके एंटीजेंस कंपीट करेंगे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी के लिए। नॉन कंपेटिटिव में ऐसा कुछ होगा नहीं, एंटीजेंस कंपीट नहीं करेंगे। तो डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों में, सबसे मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि एंटीजेंस अगर कंपीट कर रहे हैं तो वो कंपेटिटिव रेडियो इम्यूनोएसे में आएंगे, जो कि सबसे ओरिजिनल, ट्रेडिशनल और क्लासिकल रेडियो इम्यूनोएसे है। लेकिन अगर कंपीट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर, उस केस में बच्चों ये क्या करते हैं, ये सैंडविच बनाते हैं, ठीक है। इस केस में ये क्या करते हैं, सैंडविच बनाते हैं। अभी आपको सारी चीज़ें रिकॉल करनी है, जितने भी बेसिक्स हमने पढ़े हैं सब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और खुद का दिमाग लगाना है कि ओके अगर कंपटीशन नहीं हो रहा है तो सैंडविच फॉर्म होगा। अब सैंडविच किस चीज़ का फॉर्म होगा, तो सैंडविच फॉर्म होगा आपके एंटीजेंस का, ठीक है। अब एंटीजेंस का सैंडविच फॉर्म होना यानी आपको यहाँ पे दो एंटीबॉडीज चाहिए होंगी, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे दो एंटीबॉडीज चाहिए तो आपको मैंने ध्यान स्टार्टिंग में बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आपका एंटीजन ही सिर्फ रेडियो लेबल्ड हो, आपके एंटीबॉडीज़ भी रेडियो लेबल हो सकते हैं। वही चीज़ अब यहाँ पे हम देखते हैं। चलिए एकदम बेस से इसको हम स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ रेडियो इम्यूनोएसे, ताकि आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। देखो कंपेटिटिव रेडियो इम्यूनोएसे जो कि आपका एक क्लासिकल रेडियो इम्यूनोएसे है, ट्रेडिशनल रेडियो इम्यूनोएसे है। यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द ओरिजिनल एंड द मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर्म ऑफ रेडियो इम्यूनोएसे। इसमें होता क्या है वो चीज़ देखो, आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे से कंपीट करेंगे फॉर दी सेम एंटीबॉडी। सेम एंटीबॉडी या फिर सेम एंटीजन बाइंडिंग साइट के लिए वो दोनों ही मॉलिक्यूल्स कंपीट करेंगे। दोनों मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, एक तो आपका लेबल्ड, एक आपका अनलेबल्ड। अनलेबल्ड कौन सा, जो कि आपके ओरिजिनल सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, जिसका आपको कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना है, ठीक है। सो दीज टू मॉलिक्यूल्स आर रेडियो लेबल्ड एंटीजन एंड योर सैंपल एंटीजन, ठीक है। आपके रेडियो लेबल्ड एंटीजन्स होंगे और आपके क्या होंगे, सैंपल एंटीजन्स होंगे। बोथ ट्राई टू बाइंड दी लिमिटेड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। इस वजह से इसे हम कहते हैं कंपेटिटिव रेडियो इम्यूनोएसे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं बच्चों, कंपीट कर रहे हैं, कंपेटिटिव में भी एंड नॉन कंपेटिटिव में भी। नॉन कंपेटिटिव में नहीं, नॉन कंपेटिटिव में क्या हो रहा है, सैंडविच फॉर्म हो रहा है। आइए इसको आपको मैं एकदम सिंपल वे में समझाता हूं, ठीक है। कंपेटिटिव रेडियो इम्यूनोएसे, कंपेटिटिव रेडियो इम्यूनोएसे। यहां पे आपके पास क्या है बच्चों, दो चीज है, ठीक है। फर्स्ट, ये जो आपका एंटीजन है जो आपने लेबल कर रखा है, वो आपके एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेंगे और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। सेकेंड केस में क्या होगा कि जो आपके अनलेबल्ड एंटीजन है वो भी आपके एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेंगे और वो क्या फॉर्म करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। इस केस में क्या होता है, अगर तो आपके सैंपल के अंदर आपका दिस इज योर सैंपल, ठीक है, दिस इज योर सैंपल एंड दिस इज योर लेबल्ड,
लेबल्ड एंटीजन है, आपका सैंपल एंटीजन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हुई, ठीक है, ये वाले जो एंटीजन्स हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हुई तो यहाँ पे क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है, हाई रेडियो एक्टिविटी, इसकी रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर तो आपका सैंपल एंटीजन ज़्यादा हुआ, तो सैंपल एंटीजन जब ज़्यादा होगा तो इस केस में क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है कम होगी। रेडियो एक्टिविटी कम, इससे हमें क्या पता चला, कम रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, हाई सैंपल एंटीजन। यहाँ पे आपके सैंपल एंटीजन्स क्या होंगे बच्चों, बहुत ज़्यादा होंगे। और लो यानी यहाँ पे सॉरी, अगर आपका रेडियो एक्टिविटी कम है यानी सैंपल एंटीजन्स आपके ज़्यादा हैं, और अगर आपका रेडियो एक्टिविटी क्या है, हाई है, यानी सैंपल एंटीजन्स आपके क्या हैं, लो हैं, ठीक है। सैंपल एंटीजन आपके यहाँ पे क्या है, लो है, यानी लो सैंपल एंटीजन होगा तो रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा, मेजरमेंट हो गया। यही चीज़ हमें कॉम्पिटिटिव रेडियो इम्यूनोएसे में देखनी है कि कॉम्पिटिटिव में दोनों ही मॉलिक्यूल्स compete करेंगे, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी उस हिसाब से हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। रेडियो लेबल्ड वाले अगर सैंपल एंटीजन कम है आपके, रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होगी, वाइस वर्सा आप कर सकते हो। इस वजह से यहाँ पे मैंने लिखा था कि रेडिएशन, ये चीज़ आप ध्यान में रखना बच्चों, एग्जामिनर का यही सबसे फेवरेट पार्ट होता है, यहीं पे वो बच्चों को फंसाता है, और आप अगर कॉन्सेप्ट आपने नहीं समझा तो ऑब्वियस ही बात है आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, दैट सैंपल एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन, इस लाइन को रट लेना एकदम, ठीक है। सैंपल एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन इज inversely proportional to radioactivity, ठीक है। दैट रेडियो एक्टिविटी और जो सैंपल एंटीजन है इनके बीच में कॉम्पिटिटिव वाले में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन होता है, ठीक है। एक बार आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, यहां पे अब हमने देखा था कंपेटिटिव, अब हम यहां पे देखते हैं नॉन कंपेटिटिव रेडियो इम्यूनो एसे, ठीक है। इस नॉन कंपेटिटिव रेडियो इम्यूनो एसे में क्या होता है, तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले दो चीज होती है, ठीक है, एंटीजन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बच्चों दो चीज़ होती है, पहले होते हैं आपके एंटीजन, ठीक है। यहाँ पे हम दो एंटीजन्स नहीं यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सैंपल एंटीजन यूज़ करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आपका सैंपल एंटीजन होगा और वो भी आपका क्या होगा, अनलेबल्ड, ठीक है। सैंपल एंटीजन्स आपके क्या होंगे यहाँ पे बच्चों, अनलेबल्ड होंगे। अब यहाँ पे अनलेबल्ड सैंपल एंटीजन है और उसके साथ साथ एंटीबॉडी है, ठीक है, एंटीबॉडी। अब दो एंटीबॉडी होगी, एक एंटीबॉडी होगी जो आपकी क्या होगी, लेबल्ड होगी, ठीक है। रेडियो आइसोटोप से ये वाली एंटीबॉडी क्या होगी बच्चों, लेबल्ड होगी, और एक जो आपकी एंटीबॉडी है वो होगी अनलेबल्ड, ठीक है। हमने दो एंटीबॉडीज यूज किए हैं, एक होगी आपकी लेबल्ड, एक होगी आपकी अनलेबल्ड। जो आपकी अनलेबल्ड वाली एंटीबॉडी होती है, जो आपकी अनलेबल्ड एंटीबॉडी होती है, इसे हम कहते हैं कैप्चर एंटीबॉडी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं कैप्चर एंटीबॉडी। कैप्चर एंटीबॉडी की ये दो सारी चीजें हो गई। अब यहां देखो, सिंपली ये आपके पास एक सरफेस है, पेट्री प्लेट है समझ लो, ठीक है। इस पेट्री प्लेट्स पे आप क्या करते हो, सबसे पहले एंटीबॉडीज को एक जगह पे फिक्स कराते हो कुछ इस तरीके से,
ठीक है, ये आपकी क्या है बच्चों, सो दीज आर योर एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज को आपने क्या करा है, यहाँ पे एक आपके सरफेस के ऊपर अटैच करा के फिक्स करा दिया है, या फिर एंटीबॉडीज को आपने इमोबिलाइज करा दिया है। ठीक है, एंटीबॉडीज को आपने क्या किया, यहाँ पे इमोबिलाइज कर दिया है। एंटीबॉडीज इमोबिलाइज होने के बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे आपके एंटीजेंस को डालते हो, आपके सैंपल्स को डालते हो। फॉर एग्जांपल यहां पे आपने ऐड कर दिया सारी चीजें, ठीक है, आपने सैंपल्स डाले, अभी ये बाइंड नहीं किए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने सिर्फ क्या डाला है, सैंपल डाला है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी दूसरी एंटीबॉडी आती है, ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या आती है बच्चों, तो यहाँ पे आपकी आती है दूसरी एंटीबॉडी, इस तरीके से। इस तरीके से आपकी एंटीबॉडीज आती हैं। अब ये वाली जो एंटीबॉडी होती है ना बच्चों, तो ये जो होती है ये लेबल्ड होती है। किन से लेबल्ड होती है, ठीक है, ये लेबल्ड होती है आपके एक रेडियो आइसोटोप से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो यहीं पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे अब इनका हुआ है सैंडविच फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है आपका सैंडविच फॉर्मेशन, यानी आपका एक अनलेबल्ड एंटीबॉडी और आपकी ये क्या थी, दिस इज योर लेबल्ड एंटीबॉडी। ये आपकी क्या है, लेबल्ड एंटीबॉडी है, और एक आपकी क्या है, अनलेबल्ड एंटीबॉडी थी जिसे हम कैप्चर एंटीबॉडी कहते हैं। इनके बीच में क्या हो गया है, सैंडविच फॉर्म हो गया है। सो दिस, ठीक है, ये आपका एक सैंडविच फॉर्म हुआ है। इसी तरीके से आपके 2 3 4 5 इस तरीके से आपके क्या हुए हैं, सैंडविच फॉर्म हुए हैं। अब यहाँ पे आपको होगा कि सब मेजरमेंट कैसे होता है, हमें सिर्फ उस चीज़ से लेना देना है, क्या फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मेजरमेंट है, ठीक है, जो आपका मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट कैसे होता है, तो बेसिकली जो आपके मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट आपके होते हैं कि कितने सैंडविच फॉर्म हुए हैं। मेजरमेंट आपका कैसे होता है, हाउ मेनी सैंडविच इज फॉर्म्ड, कि आपका जो सैंडविच हुआ है वो कितना फॉर्म हुआ है। अब इससे हमें ये कैसे पता चलेगा कि एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सैंडविच बन गया, एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये कैसे पता चलेगा, तो रेडिएशन जो आपका होगा अगर वो ज़्यादा है, ठीक है, रेडिएशन जो आपका है, एक सेकेंड, ठीक है, सैंडविच फॉर्मेशन, ये जो आपका रेडिएशन है, ठीक है, जो आपका रेडिएशन है, यहां पे इफ देखो, इफ सैंपल एंटीजन, अगर जो आपका सैंपल एंटीजन और जो आपकी लेबल्ड एंटीबॉडी है, अगर ये जो है इन्होंने क्या किया है, सैंडविच कॉम्प्लेक्स जो आपके हैं, सैंडविच कॉम्प्लेक्स हाई है बहुत, ठीक है, हाई या फिर मोर है, तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, इस केस में बच्चों क्या होगा, दैट योर रेडियो एक्टिविटी इज हाई। ठीक है, यहां पे आपकी जो रेडियो एक्टिविटी है ये क्या हो गई है, आपकी यहां पे जो
ठीक है। ठीक है, तो यहां पे जो आपका सैंडविच अगर है, ये सैंडविच एक मिनट, दिस इज बीइंग सो नोटोरियस। ठीक है, चलो यहां देखो कि अगर तो आपके जो सैंडविच फॉर्म हुआ है, अगर वो सैंडविच बहुत ज़्यादा फॉर्म हुआ है, तो यानी आपका जो एक एंटीबॉडी है वो लेबल्ड होगा रेडियो आइसोटोप से, तो रेडिएशन ज़्यादा होगा। अगर रेडिएशन ज़्यादा है, रेडियो एक्टिविटी, इफ़ योर रेडियो एक्टिविटी इज़ हाई, तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि अगर रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा है तो सैंपल एंटीजन concentration is high। तो आपका सैंपल एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन इस केस में क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा होगा। अगर रेडियो एक्टिविटी ज्यादा है, सैंपल एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। इफ, ठीक है, इफ रेडियो एक्टिविटी, इफ रेडियो एक्टिविटी इज लो, तो अगर रेडियो एक्टिविटी लो है तो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट योर, ठीक है, इफ रेडियो एक्टिविटी इज वेरी लो, तो यहां से हमें यह पता चलता है कि जो आपका सैंपल एंटीजन है, ठीक है, सैंपल एंटीजन, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, सैंपल एंटीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, इट इज लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो कि आपके एक सैंपल के अंदर एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या कम है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी अगर ज्यादा हुई तो उस केस में सैंपल एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होंगे, सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस। अगर कम सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होंगे तो उस केस में क्या होगा कि रेडियो एक्टिविटी बहुत कम होगी। तो आप ये कह सकते हो कि ओके, कम सैंडविच फॉर्म हुए हैं, कम रेडियो एक्टिविटी है, इसका मतलब सैंपल के अंदर जो एंटीजन थे उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो एक लाइन आप यहाँ पे ऐड कर दो जो कि आपका रामबाण होगा, जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है, दैट इज इन सैंडविच RIA में कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियो एक्टिविटी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इस चीज को भूलना नहीं है कि अगर सैंपल के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार पहले। ठीक है, अगर आपके सैंपल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है, सैंडविच कम बनेंगे। ठीक है, सैंडविच कम बनेंगे तो रेडियो एक्टिविटी कम होगी, सैंडविच ज़्यादा बनेंगे तो रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होगी। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो अभी तक हमने सारी चीज़ें देखी थी। ठीक है, कि जो आपके रेडियो लेबल एंटीजेंस होते हैं, या फिर जो आपका किसने बनाया था, क्यों बनाया था, उसके बाद एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होती है, रेडियो लेबल एंटीजेंस, ट्रेसर्स क्या होते हैं, हर एक चीज़ हमने यहाँ पे क्या की है, कवर किया। उसके बाद हमने क्या देखा कि टाइप्स ऑफ रेडियो इम्यूनो एसे। ठीक है, जो आपके रेडियो इम्यूनो एसे हैं वो कौन से दो टाइप के होते हैं। सो इट इज़ आइदर कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव। कंपेटिटिव में क्या होगा, वो कंपीट करेंगे लेबल्ड एंटीजन और अनलेबल्ड एंटीजन। अगर नॉन कंपेटिटिव है, ठीक है, नॉन कंपेटिटिव में क्या होता है, सैंडविचेस फॉर्म होते हैं, यानी आपका यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होगा, इस केस में लेबल्ड होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इस केस में आपकी एंटीबॉडी क्या होगी बच्चों, लेबल्ड होगी। इस केस में आपकी एंटीबॉडीज क्या होती हैं, आपकी यहाँ पे क्या होती है बच्चों, एंटीबॉडीज भी लेबल्ड होती है।
ठीक है, तो आई होप ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस सेशन को करते हैं हम यहीं पे स्टॉप और मिलते हैं हम आपसे इसी का एक्सटेंशन लेते हुए, ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम हम आप देखोगे कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या होने वाला है। मैं आपको अभी रिवील कर देता हूं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसे हम कहते हैं एलाइजा, ठीक है। तो अगर आपके एलाइजा के भी कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि आपको जैसे ही मैं एलाइजा की वीडियो डालूं आपको वो मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ।